फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एक अमोनिया लीकेज का केस आया है, तमिलनाडु की सी फूड यूनिट थी। श्रिम्प्स खाए हैं किसी ने? बस श्रिम्प्स की, अब बड़े टाइम बाद आया मान्या। अच्छा ठीक है, श्रिम्प्स नहीं खाए हैं, वेजिटेरियन है सारे, चलो ठीक है। नॉन वेजिटेरियन को पता होगा, श्रिम्प्स होते हैं, पील ऑफ करना पड़ता है उनको, फिर उनको खाया जाता है। अब ये जो श्रिम्प इंडस्ट्री है, हमारी जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाती है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एक टर्म आती है दैट इज बायो इकोनॉमी। बायो मतलब लिविंग बींग्स, और इकोनॉमी मतलब उससे पैसा जनरेट करना। और एक आती है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू मतलब वाटर, जितना भी है, ओशन वाटर, सी वाटर, इनलैंड वाटर, सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो ये जो वाटर वे, जितने भी वाटर हैं हमारे इनलैंड है, वेदर कोस्टल एरियाज पे हैं, वहां से अगर इकोनॉमी जनरेट करी जाए तो उसे बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। अब इस ब्लू इकोनॉमी के अंदर सिर्फ बायो इकोनॉमी एक सेगमेंट की तरह एक्ट करता है, जिसमें फिशिंग आ गया आपका, देन श्रिम्प इंडस्ट्री आ गई, ये सारी इसमें आ जाएगी बायो इकोनॉमी वाले सेगमेंट में। पर ओवरऑल किसके अंडर आती है? ब्लू इकोनॉमी। फिर उसके बाद आप देखते हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सी बेड में जाके कई बार मिलते हैं हमको, या क्रिटिकल मिनरल्स हैं। जितने भी ये मिनरल्स होते हैं सी बेड से अटेन करे जाते हैं, बाद में ये भी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, वो भी किसके अंडर आते हैं? ब्लू इकोनॉमी। बायो जब भी आ गया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे जुड़ा होगा। तो इसी के लेके ये आर्टिकल है, अमोनिया की लीकेज हो जाती है और अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में हम बैठे हैं, अगर अमोनिया गैस का हमने रेफ्रिजरेटर एक प्रॉपर रखा हुआ है तो वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कूलिंग इफेक्ट डालेगा। मतलब चीजों को अगर कूल करके रखना है, कोल्ड स्टोरेज में रखना है, वहां पे कौन सी गैस यूज करी जा सकती है? अमोनिया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस भी सुनते हो आप, उसे भी यूज करते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, उनका भी यूज करा जाता है। पर जो अमोनिया है वो सबसे सुटेबल माना जाता है, और ये सस्ता भी पड़ता है। तो ज्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स हमारे रहते हैं उसमें आपको अमोनिया ही एज अ रेफ्रिजरेंट मिलता है। अमोनिया सिर्फ रेफ्रिजरेंट की तरह एक्ट नहीं करता, ये न्यूट्रलाइजर है, ये स्टेबलाइजर है। क्या क्या मीनिंग है इन तीनों टर्म्स के बीच में वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में भी रिसेंट केस आया है, द हिंदू ने इसको कवर करा है, आई गेस इंडियन एक्सप्रेस ने भी करा है एक छोटे से कॉलम पर। इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी जो आपके जब भी कोई डिजास्टर या ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं वहां पे न्यूज में बार बार आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हुआ क्या, लगभग 60 लोग थे, और इन लोगों में भी माइग्रेंट वर्कर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब जितनी भी ये इंडस्ट्रीज होती हैं, आपको पता है माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन काम के पर्पज से करी जाती है कि वहां पे काम निकला हुआ है, चलो एज अ लेबरर वहां पे वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे ओडिशा की पॉपुलेशन में से भी आपको ठीक ठाक सेगमेंट मिलेगा लोगों का जो इस तमिलनाडु की सी फूड यूनिट के अंदर काम कर रहे थे। लगभग 60 माइग्रेंट वर्कर थे, अभी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी पैनल भी बिठा दिए। इंक्वायरी करी जाएगी कि क्या क्या ऐसे सेफ गार्ड्स थे जो कंपनी को अडॉप्ट करने चाहिए थे, वहां पे उस सी फूड यूनिट को अडॉप्ट करने चाहिए थे, पर उन्होंने किए नहीं। तो वो सारे यही काम देखेंगे, कैसे उसका प्रोसीजर रहेगा वो भी आगे लिखा है। 2 लाख का एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा जो भी इन डिसीज लोगों के किन्स हैं, मतलब जो भी उनके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, 2 लाख का एक्स ग्रेशिया रहेगा। 2 टर्म्स पढ़ोगे आप यहाँ पे, एक आती है एक्स ग्रेशिया और दूसरा आता है कंपनसेशन। वैसे तो ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज विज विज की तरह यूज कर ली जाती है, एक की जगह पे दूसरे को भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर जो एक्सक्रेशिया होता है ना, ये गुडविल को दर्शाता है। यहाँ पे किसी पर्सन ने अपनी लाइफ लॉस कर दी होती है तो उनके जो किन्स होते हैं उनको ये दे दिया जाता है। वहां पे ज्यादातर आप देखोगे कि टर्म यूज हुई एक्सक्रेशिया। मैंने बोला वैसा वर्सा भी ये यूज हो सकती हैं, पर जो लिटरल मीनिंग होता है वो एक बार बता देती हूँ। इसके बाद आते हैं कंपनसेशन। मान लो हाईवे बनने लगा, तो हाईवे में आपकी जमीन आई, आपको बोला जाएगा कि हम उसमें कंपनसेट करेंगे। वहां पे कोई ना कोई लीगल प्रोसीजर रहेगा प्रॉपर, जिसके तहत आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। एक्स ग्रेशिया में जहां पे आपको गुडविल दिखाई देती है, वहीं पे कंपनसेशन में एक तरह से लीगल लॉ जो टर्म्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। बाकी इनको हो सकता है आप आर्टिकल जब पढ़ो, एक्स ग्रेशिया मैक्सिमम जगह पे लिखा होगा, एक आधी जगह पे आपको कंपनसेशन भी दिख जाएगा। तो ये गवर्नमेंट वॉलंटरी आगे आती है कि हमें एक्स ग्रेशिया देना चाहिए जो डिसीज मेंबर हैं उनके फैमिली मेंबर्स को। प्रोपराइटर एंड मैनेजर, इनको अकाउंटेबल होल्ड करा गया है कि आंसर करें। इन्होंने पहले भी बहुत सारी वायलेशन करी है अपनी सी फूड यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले तो अमोनिया गैस लीक, श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट है, सी फूड यूनिट जिसको ये बोल रहे हैं, तमिलनाडु में ये बेस्ड है, ओडिशा के यहाँ पे माइग्रेंट थे। पहले ये केस बताया हुआ है, उसके बाद अमोनिया गैस की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो बताया है। पर अगर अमोनिया गैस अगर लीक कर जाती है तो वहां पे काम करने वाले लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट श्रिम्प की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, तो पीटर एंड पॉल सी फूड
एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पे ये अमोनिया गैस लीक कर जाती है और ये प्रोसेसिंग का भी काम कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जहां पे भी एक्सपोर्ट का काम आएगा वहां पे उनको स्टोरेज करनी पड़ेगी, तो स्टोरेज बहुत डेलीकेट होता है श्रिम्प, तो डेलीकेट जहां पे भी चीजें आती हैं उनको फटाफट से कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना पड़ता है। बाकी 67 वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, विमेन काफी सारी थी इसमें, और फैक्ट्री के प्रीमाइस में ही वो रह रही थी। कैजुअलिटी अभी तक देखें तो 2 माइग्रेट वर्कर्स हैं ओडिशा के, उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत से लोग यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुके हैं और कुछ वर्कर्स जो हैं वो अभी के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मतलब डेंजरस कंडीशन बनी हुई है। सेफ्टी वायलेशन, अब देखो ये सेफ्टी वायलेशन कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज या जो हजार्डुअस एक्ट्स होती हैं इनसे रिलेटेड कुछ भी क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अक्सर तोड़े जाते हैं, तो इनमें यही कॉमनैलिटी आपको दिखाई देगी। जैसे कि कोई सुटेबल अलार्म सिस्टम यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, अगर अमोनिया गैस लीक कर गई थी तो पहले अगर अलार्म सिस्टम बता दिया जाता तो पता लग जाता लोगों को एटलीस्ट कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, जल्दी से बाहर निकलना है। नंबर 2, नो फायर हाइड्रेंट फैसिलिटी, फायर फाइटिंग के लिए कोई भी यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं ऐड करा गया था। फॉर्म 12 रजिस्टर अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और इसका है फॉर्म नंबर 12। इसके अंदर क्या चीजें बताई जाती हैं कि आपने किस टाइप के इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कोई अगर प्रोविडेंट फंड है तो कितना कितना पैसा उसके अंदर एलोकेट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म 12 का कोई कॉन्सेप्ट इस फूड इंडस्ट्री के अंदर नहीं था। इसके बाद नए इक्विपमेंट जैसे आइस फ्लेकिंग मशीन्स होती हैं, ये इन्होंने फटाफट से एक नई तो लगा दी, नई क्यों लगाई होगी, ऑब्वियस सी बात है, श्रिम्प की फार्मिंग इंक्रीज करी तो जल्दी से लगा लेते हैं, पावर के ऊपर भी तो लोड पड़ता है बैक एंड पे, तो उसकी पूरी स्क्रूटनी नहीं करी गई थी, रिवीजन नहीं करा गया था। इसके बाद प्रीवियस इंडस्ट्रियल सेफ्टी वायलेशन भी देखे गए हैं इन लोगों के द्वारा, और ये जो केस था ये ऑलरेडी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी पड़ा हुआ था कि ओनर और मैनेजर जो भी फंसे हैं दोबारा से कि आपने सेफ्टी वायलेशन कंडक्ट करी है अपनी इस सी फूड यूनिट के अंदर। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आया, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज लगे हैं दैट कम्स अंडर सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। कहीं ना कहीं इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड करें। अब एक तरफ लिखा है कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब आ गया किसी का मर्डर कर देना, पर आगे लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पर मर्डर भी नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कल्पेबल होमिसाइड। इनको पता था कि अगर हम सेफ्टी वायलेशंस करेंगे तो किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, मतलब इंटेंशन इसमें क्लियर माना जाता है, उनको पता थी ये इन्फॉर्मेशन किन की वजह से डेथ हो सकती है। पर मर्डर करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है कि चाकू से मार दिया या जो भी प्रोसीजर रहता है फॉर द मर्डर, वो इसमें नहीं पाया गया, उससे रिलेटेड एविडेंसेस नहीं थे, तो इसको सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंडर इन दोनों को चार्ज कर दिया गया है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर तो हुआ है, वो किस बेसिस पे बोला, इनको पता था अगर कल को हम ऐसे सेफ्टी वायलेशन करते हैं लोगों की डेथ हो सकती है अंदर, इनको पता था, तो इसमें इंटेंशन इंक्लूड करा जाता है, बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पर मर्डर वाला प्रोसीजर नहीं था, ये इनका मेन मोटो नहीं था कि जो वर्कर वहां पे लगे हुए हैं उनको मार ही देना है, तो उसके रिलेटेड कोई एविडेंसेस यहाँ पे नहीं है। और वो जो शुरू में लिखा है कि इंक्वायरी पैनल बिठाया गया है, तो उसमें 3 मेंबर्स होंगे, इंटरिम रिपोर्ट 24 आवर्स के अंदर इनको देनी है और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, और 2 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अनाउंस करा गया है जो डिसीज के फैमिली मेंबर्स हैं उनको। एंड बाकी इमीडिएट ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगी हजार्डुअस इंडस्ट्रीज की थ्रू आउट द स्टेट की, और कहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं जहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बाकी जैसे डिसीज की जो बॉडी है वो जाएगी टू ओडिशा, तो खर्चा कौन करेगा उसके ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट कहाँ पे, जहां पे वो पर्टिकुलर यूनिट लगी हुई थी, दैट इज तमिलनाडु में। बाकी रेस्क्यू एंड मेडिकल रिस्पॉन्स, यहाँ पे पीपीई किट्स का यूज करा गया। पीपीई जब भी आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डिपेंड करता है कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, कहीं पे हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है तो कहीं पे मास्क रिक्वायर्ड रहते हैं, कहीं पे पूरी बॉडी को कवर करके रखना होता है, तो रेस्क्यू टीम उसी के साथ गई थी। अब यहाँ से जो कीवर्ड आते हैं ना, एक तो पीपीई याद रखना और दूसरा आता है सीबीआरएन। सी से यहाँ पे केमिकल है, बी से बायोलॉजिकल, आर से रेडियोलॉजिकल, एन से न्यूक्लियर, मतलब इन सारे एरियाज में जहां पे इनकी प्रेजेंस हो सकती है जो डेथ कॉज कर सकते हैं जब भी रेस्क्यूअर जाएंगे, तो इन चारों चीजों के लिए उनके पास रेस्क्यू किट्स होने चाहिए। जैसे अभी के लिए गैस थी, गैस किस कैटेगरी में आ जाएगी, केमिकल, तो केमिकल गियर्स जो है प्रोटेक्टिव गियर्स वो प्रोवाइड करे जाते हैं रेस्क्यूअर को। ये ऐसे मत सोचना कि इस आर्टिकल को हमने, ये मल्टीपल
एरियाज में कनेक्ट करेगा, कोई भी ट्रेजिडी रिलेटेड। जैसे आपने पढ़ा कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स तोड़े थे, सवाल आ सकता है मेंस के अंदर कि कौन से जनरल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो तोड़े जाते हैं और इनकी स्ट्रिक्ट जो स्क्रूटनी है वो कैसे करी जाए। एंड दूसरा, ये CBRN टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखते हो, ठीक है, तो ये गियर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन यही है कि ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होने चाहिए, जितनी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इमरजेंसी एग्जिट्स की भी कई बार प्रॉब्लम होती है। और ज्यादातर देखना, जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है वहां पे इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते। आपने फायर का इंसिडेंट देखा हो, दिल्ली वाला जो हुआ था, वहां पे भी क्या था, सेम ही था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। पूरी तरह से ये प्रॉफिट अटेन करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको दिखता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको वायलेट कर दिया जाता है। और अगर अमोनिया की बात करें तो ये कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है जो सी फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे कि श्रिम्प वगैरह। श्रिम्प बहुत जूसी होता है, तो जैसे ही निकाला, इसको पील ऑफ करा, साथ के साथ ही उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाता है, फिर वो जूस हार्डन कर जाता है, फिर वो वैसे रहेगा एज इट इज। जैसे वासु आपने भी पूछा था एक दिन, जूसी फ्रूट्स होते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में क्या बेनिफिट मिलता है, तो वाटर होता है और साथ में शुगर होती है, तो ये हार्डन कर जाती है जब भी लो टेम्परेचर आते हैं। नेक्स्ट इज अमोनिया। नाउ ये स्टेट पर्सपेक्टिव से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कैन आस्क, ठीक है, पर स्टेट में ऐसा एक ट्रेंड बना होता है जिसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो अमोनिया में एक तो नाइट्रोजन रहता है और 3 हाइड्रोजन रहते हैं। स्टेट में पूछ लेते हैं ऐसे, आपने ध्यान रखना है। कलरलेस से पंजेंट सी गैस होती है, चुपती हुई स्मेल इसकी आती है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें दोनों इंग्रेडिएंट होते हैं। स्टेबल कंपाउंड होता है और रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है, जहां पे भी नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल्स को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आ गया, और वो तो प्लांट्स ने, फर्टिलाइजर यूरिया देखा था आपने, अमोनियम फॉस्फेट देखा था, तो उन सारी जगह पे मेन इंग्रेडिएंट नाइट्रोजन रहता है। बाकी नेचुरल अकरेंस कहाँ पे रहेगी, तो एक तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन, कहाँ भी होगा सोचो, नाइट्रोजन, ठीक है। और डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, हमारे डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और भी बड़े सारे ऑर्गन्स हैं जहां पे नाइट्रोजन की प्रेजेंस रहती है, जहां जहां पे प्रोटीन घूमती है वहां पे नाइट्रोजन आपको मिल ही जाता है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन साइकिल का भी ये पार्ट है। आपने सुना होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इतनी सारी गैस है एनवायरमेंट में प्रेजेंट, नाइट्रोजन लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूशन नाइट्रोजन की है, बट स्टिल प्लांट इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू पहले ये नाइट्रोजन नाइट्रेट देन नाइट्राइट उसमें कन्वर्ट करनी पड़ती है, देन जाके यूज होती है। पहले बीच में अमोनिया भी बनता है, तो मतलब कन्वर्जन होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन साइकिल। फिर इसके बाद सॉइल में बैक्टीरियल एक्टिविटी के थ्रू भी बनती है, प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन पे भी अमोनिया गैस यहाँ से फॉर्म होती रहती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हैबर बॉश प्रोसेस, पहले भी सुना है इसका नाम, हाँ, ये साइकिल आप देख सकते हो अपने एंड से। एक बार जस्ट स्ट्रक्चर देख लेना, बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, पर आपको नाम याद रखना है, हैबर बॉश प्रोसेस। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप 11th-12th क्लास में। हाँ, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए जो केमिकली बनाई जाती है, लैब्स में बनाई जाती है। अब इसमें वाटर भी डिसॉल्व करा जाता है ताकि अमोनिया बन सके इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड अमोनिया फिर गैस में भी इजीली कन्वर्ट हो जाती है अगर उसे हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं। 90% जो ग्लोबल अमोनिया प्रोडक्शन है वो फर्टिलाइजर में ही यूज करी जाती है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अमोनिया रहता है। बाकी इसको रेफ्रिजरेंट, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर और प्योरीफायर की तरह भी यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट की जब बात करी तो ऐसा सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्टेबलाइजर का मतलब है जो भी आपने प्रोडक्ट उसकी प्रेजेंस में रखी वो स्टेबल हो जाएगी। जैसे आपने श्रिम्प को पील ऑफ किया, फ्रिज के अंदर रख दिया, वो एज इट इज ही रहेगा, तो स्टेबल रहेगा। न्यूट्रलाइजर का मतलब है अब वो रख दिया आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, अब कोई एसिड या बेस उसमें से फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सड़ जाएगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको न्यूट्रलाइजर बोल देते हैं। एंड प्योरीफायर, जो सब्सटेंस होगा, अब लो टेम्परेचर है तो एक चीज आप अज्यूम कर सकते हो कि वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी, फंगल एक्टिविटी वैसे ही कम रहेगी, तो ये प्योरीफायर की तरह भी एक्ट करता है, कॉन्टामिनेंट वहां पे नहीं आने देता, इंप्योरिटी नहीं आने देता। एप्लीकेशन कहाँ पे रहती है, फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट, प्लास्टिक, एक्सप्लोजिव, फैब्रिक, डाइज, फार्मास्यूटिकल्स। हेल्थ हजार्ड अगर देखें, अगर इसका एक्सपोजर हो जाता है, जैसे वहां पे लीकेज जब हुई तमिलनाडु के अंदर, तो क्या क्या चीजें हुई होंगी, एक तो स्किन वगैरह में इरिटेशन हुई, आईज में इरिटेशन, थ्रोट और लंग्स।
अब लंग्स तक जब ये पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपैक्ट, तो ज्यादा एक्सपोजर में जो भी पर्सन होंगे उनकी डेथ हुई, जैसे ओडिशा के वो 2 माइग्रेंट वर्कर थे जिनकी डेथ हुई है। एंड बाकी ये सारा एरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपैक्ट होता है। और इंटेंसिव केयर यूनिट सेकंड वाला, एंड थर्ड मतलब जो माइनर से सिम्टम जो सभी में आए होंगे, स्किन रैशेज, आई रैशेज, ये सभी में देखेंगे। कफिंग और बर्न जैसी फीलिंग आती है, बर्न मतलब अंदर छाले कॉज कर देगा, तो वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर अगर छाले बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका थोड़ा सर्वाइवल रेट डिक्रीज कर जाता है। सेफ्टी प्रिकॉशन यही होते हैं कि अमोनिया को किसी भी केमिकल के साथ मिक्स ना किया जाए, स्पेशली क्लोरीन, ब्लीच इसके आसपास नहीं होना चाहिए, वहां से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। देन आते हैं अमोनिया को कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्यों यूज किया जाता है। आई थिंक अब आंसर आपको क्लियर है, पर उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा आपको जाना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिकल वैल्यू, सस्ता पड़ता है तो इसी वजह से जो ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है वो भी कौन सी रहती है, अमोनिया एज अ कोल्ड रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सीलेंट रेफ्रिजरेंट की तरह ये काम करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है जब वो इवेपोरेट करती है, और उसके बाद इफेक्ट छोड़ता है कूलिंग इफेक्ट, और एज अ रिजल्ट जितना भी सी फूड, मीट प्रोडक्ट, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये लॉन्गर पीरियड तक प्रोटेक्ट करके रखे जा सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज अमोनिया को ही क्यों प्रेफर करती हैं, तो नंबर 1 तो एक तो इसकी एफिशिएंसी की वजह से, नंबर 2 इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या सी फूड यूनिट हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने प्रॉफिट को अटेन करने के लिए वो वाली प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगी जिसपे उनको खर्चा ज्यादा ना करना पड़े। तो एक तो लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है, बाकी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इसका बिल्कुल जीरो। जैसे मैंने शुरू में ही बोला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके अंदर आपने सुना होगा ओजोन डिप्लीशन में उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है, जबकि इसका जीरो है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर देखो तो वो भी जीरो है। तो लार्ज इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में सबसे बढ़िया जो मानी जाती है दैट इज अमोनिया। और भी बड़े सारे कॉमन रेफ्रिजरेंट्स यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट्स है, इनके ना कोड्स भी होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेरे ख्याल से R-177 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की भी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, उसमें से R-177 वाली कैटेगरी यूज करी जाती है। सेम फॉर द फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट, इनमें भी कुछ R रिलेटेड ही कोड्स रहते हैं, वो शायद आपसे ना पूछे जाए और आपने याद भी नहीं करने, पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया, कल को ऐसे R-177 लिखा होगा, वो कोड्स लिखे गए होते हैं कि कौन से फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज हुई। देन HFC, HFO आते हैं, दैट इज हाइड्रोफ्लोरो ओलिफिन्स। ओलिफिन्स कहीं पे भी आगे ना ऑयली सा नेचर इनका रहेगा, ओलिफिन्स। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी होती है, एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड्स ज्यादा इंक्लूड होते हैं तो उनको ही हम बोल देते हैं, और बाकी हाइड्रोकार्बन सारे इसमें लिखे हुए हैं। अब इसमें से कोई सा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का तो मतलब है सिर्फ हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, बाकी कोई भी इंग्रेडिएंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमनली है, पर सबसे बढ़िया कौन रहता है, तो अमोनिया। अब आते हैं श्रिम्प की तरफ। तो श्रिम्प जो होता है, जैसे इसको पील ऑफ किया जाता है ये जल्दी से खराब होना शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा है चाइनीज वगैरह का वो ड्रामा वगैरह आता है, तो उसमें देखा होगा अगर श्रिम्प जो खाते हैं ना, कंटेनर में से फटाफट से निकाल के ऐसे तोड़ के फटाफट से खा लिया, तो मतलब वो इंडिकेट करता है कि जूसी नेचर है और जल्दी ये स्पॉइल भी कर जाएगा। तो एक प्रॉब्लम जो श्रिम्प की रहती है, तो इसको फ्रोजन करना इमीडिएटली, जैसे पील ऑफ करा उसके बाद ही इसको फ्रोजन करना पड़ जाता है, और अमोनिया को ही वहां पे हम यूज करते हैं। अब आते हैं श्रिम्प। श्रिम्प जो आपको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए चीजें। नंबर 1 ये क्रस्टेशियन है, जैसे अर्थ्रोपोड्स आते हैं, एक टर्म है अर्थ्रोपोड, और एक टर्म मोलस्क भी आती है। थोड़ा सा इन टर्म्स को घूरना, एक बार फटाफट से देखना, अर्थ्रोपोड और दूसरा आता है मोलस्क। मोलस्क आप सभी ने देखे हैं, वो स्नेल नहीं होती, क्या बोलती है आपकी साइड उसको, लोकल टर्म, कहीं फील बोलते हैं, ठीक है, और कहीं घोंगा बोलते हैं, मतलब मल्टीपल टर्म्स आर देयर जो एक स्नेल के लिए लोकली यूज करी जाती है, पर हम स्नेल को ले लेते हैं। स्नेल की अगर अपीयरेंस देखो कुछ ऐसी जैसी होती है, और यहाँ पे ऐसे शेल सा बना होता है, और पीछे एक लिक्विड सा मटेरियल भी छोड़ती हुई जाती है, ये स्नेल है। जिनके भी बॉडी के ऊपर ऐसे शेल लाइक अपीयरेंस होती है वो सारे आपके जनरली मोलस्क के अंदर आते हैं। अर्थ्रोपोड में क्या होगा, ज्वाइंटेड लेग, जैसे आप इंसेक्ट, मच्छर को देखा है कभी, ऐसे बेंड सी होती है उसकी टांगे, ऐसे बना तो नहीं है पर चलो अज्यूम कर लो इसको, ज्वाइंटेड लेग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ज्वाइंटेड फीट भी इसको बोल देते हैं, अर्थ्रो और पोड मतलब फीट आ जाते हैं। तो ये जो अर्थ्रोपोड है इसकी एक एक्वेटिक फॉर्म भी आती है, मतलब पानी के अंदर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये फाइलम का नाम है, ठीक है, फाइलम अर्थ्रोपोडा इसको बोल देते हैं। उसी के अंदर एक ऑर्डर आता है दैट इज डेकापोडा। डेकापोडा के अंदर आ जाते हैं श्रिम्प्स। डेका इंडिकेट करता है 10 और पोड इंडिकेट करता है फीट, तो ये डेकापोडा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर आते हैं। पर आपने सिर्फ क्या याद रखना है, तो फाइलम, फाइलम कौन सा आ गया, अर्थ्रोपोड, और इसमें भी अगर सब फाइलम देखोगे तो बोल देते हैं उसको क्रस्टेशियन।
बस ये 2-3 टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए आपको स्टेट वगैरह के पेपर में। अच्छा, इनको ना कहीं प्रॉन भी बोल देते हैं, पर प्रॉन और श्रिम्प अगर बायोलॉजिकली इनको देखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। पर आप सुनोगे, मतलब लोकली यहाँ पे तभी लिखा है कॉमनली कॉल्ड प्रॉन इन इंडिया, पर साइंटिफिकली अगर देखें तो श्रिम्प और जो प्रॉन्स है ये डिफरेंट ग्रुप्स में लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दोनों में रहता है। और ये मरीन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश का मतलब, हाँ, एक आती है सैलिनिटी, एक आता है फ्रेश वाटर। 5 ppm से भी नीचे का फ्रेश वाटर में आपको सैलिनिटी लेवल दिखता है। 5 से लेके 35 ppm का जो लेवल होता है वो आपको ब्रैकिश की कैटेगरी में दिखता है, और उसके ऊपर अगर चला जाए तो उसको बोलते हैं सैलिनिटी। तो ये दोनों की बीच की जैसे स्टेज में रहता है, तो आप बोल सकते हो ना कि कोस्टल एरिया सबसे बढ़िया है श्रिम्प की फार्मिंग के लिए, जहां से इनलैंड का मतलब होता है हमारा, जैसे ये पूरा लैंड टेरिटरी आ गया, यहाँ से रिवर वगैरह फ्लो करते हुए आएंगी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल सैलिनिटी इंक्रीज करेगी, तो बीच की जैसी सिचुएशन में किसकी फार्मिंग आप कर सकते हैं, श्रिम्प की। तो ब्रैकिश वाटर के अंदर इनको ग्रो करा जाता है एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, तभी आप देखोगे जो कोस्टल एरिया होगा उसी के आसपास इनको ग्रो करा जाता है। श्रिम्प फार्मिंग एक्वाकल्चर का भी एक एग्जाम्पल है, और ये इसकी कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी डिजीज इन्फेस्ट करती है। कौन कौन सी डिजीज हैं वो आपने ध्यान में रखनी है, बाद में बता रही हूं मैं। और डिजीज मैनेजमेंट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक श्रिम्प खराब हुआ, सारी जो आपने फार्मिंग करी थी वो वेस्ट हो जाती है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में लगा हुआ होना चाहिए फॉर द श्रिम्प फार्मिंग। डिजीज जो अफेक्ट करती है श्रिम्प को, नंबर 1 आती है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। ये वायरस अगर एक भी श्रिम्प को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर देता है तो मैसिव मोर्टेलिटी रेट रहता है। मैसिव मोर्टेलिटी से आप समझिए, एक तो छोटा सा होता है श्रिम्प, ऊपर से एक वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो गया, और इतने सारे श्रिम्प एक साथ ही रह रहे हैं, तो सारे वायरस के साथ इंपैक्ट और मैसिव मोर्टेलिटी यहाँ पे देखी जाएगी, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। अगला आता है अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम। यहाँ पे भी सडन डेथ्स होती हैं श्रिम्प फार्म्स के अंदर, कोई इन्फेस्टेशन ही रहती है किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस और दूसरा अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम। इनके बारे में पूरा डिटेल नहीं आपसे पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए ये व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस किस फार्म के अंदर बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकता है, दैट इज श्रिम्प। दूसरा आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं श्रिम्प फार्मिंग को सपोर्ट करती है। तो नंबर 1 तो आ गई आपके पास एमपीडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एस्टेब्लिश इसको 1972 में करा था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इससे डेवलप किया गया, और ये श्रिम्प फार्मिंग को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है और साथ में क्वालिटी स्टैंडर्ड भी चेक करती है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट के लिए पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। चाइना आ गया, देन आपके नीचे की कंट्रीज आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया एंड ऑल, ये सारी आ जाती हैं, और सी फूड एक्सपोर्ट को ये कहीं ना कहीं प्रमोट भी करते हैं। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा एमपीडा की, ये सवाल आ चुका है वैसे प्री के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, नाम से पता लग रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर जिस भी चीज का आप कर रहे हो उसके ऊपर ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि पील ऑफ करने के बाद ही ये जल्दी से खराब होना शुरू हो जाता है, तो और क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं श्रिम्प के अंदर, तो सारी रिसर्च कौन कंडक्ट करता है, तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। श्रिम्प एंड ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी सपोर्ट हुई यहाँ से, श्रिम्प फार्मिंग करी, बायो इकोनॉमी का एग्जांपल कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई ना कोई हमने इनकम जनरेट करके लाई। देन आते हैं दूसरी तरफ ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर से हमने ये सारी आइटम्स निकाली थी। तो फूड सिक्योरिटी, कोस्टल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है, और जब आप बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाते हो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बाद गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव लिए हैं कि जो सी फूड का एक्सपोर्ट है उसे हम बूस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल एक आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 में लॉन्च करी गई थी, ताकि जो श्रिम्प्स की क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें भी एक ब्लैक टाइगर फॉर्म आती है इसकी, मतलब ब्लैक टाइगर जैसी अपीयरेंस, स्ट्रिप्स बनी होंगी प्रॉपर श्रिम्प्स के ऊपर, डिफरेंट वैराइटीज आती हैं, तो स्पीशी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पीशी, अब कई स्पीशी में नेचुरली क्या होता है कि ज्यादा टाइम होता है, वो ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी की रहती है, वो नेचर ने प्रोवाइड कर दिया, तो उनके ऊपर भी फोकस करा। एंड बाकी ब्रांडिंग करना, स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन को मेंटेन करना, जिसका बढ़िया स्टैंडर्ड, यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जैसे आपने देखा था, यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही इन्वॉल्व रहते हैं, सभी मिनिस्ट्रीज के अंडर कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट भी रहता है, तो वो भी चेक करते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग दी गई जो लोकली वहां पे प्रोड्यूस कर रहे थे इन फार्म्स के थ्रू श्रिम्प्स को। एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट का वही मतलब है पील ऑफ करा एंड देन कोल्ड स्टोरेज में जाना चाहिए थ्रू दिस फ्लैगशिप स्कीम। फ्लैगशिप स्कीम थी, यानी कि प्रायोरिटी पे सरकार इसको लेके चली थी, 2020 में ये लॉन्च करी गई थी, मत्स्य
संपदा योजना। एक आती है फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब नाम से पता लग रहा है ये फिशिंग को भी सपोर्ट कर रहा है और जितनी भी फॉर्म्स हैं एक्वाकल्चर की उन सभी को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे 2018 में से लॉन्च किया गया और फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन किस चीज के लिए? फार्म तो कर ही रहे थे पर वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी डेवलप करी जा सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो मॉडर्नाइजेशन नीड है जो इस फार्म के अंदर होनी चाहिए उन सारी चीजों के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। अगली आती है किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम, केसीसी। जो इस स्कीम के अंडर बेनिफिशियरी होंगे उनके पास एक कार्ड भी रहेगा, कार्ड होल्डर्स भी होंगे, केसीसी कार्ड ही उसको बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला गया कि अगेन पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू लोन की फॉर्म में ही एंड लोन को वापस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% पे वो लोन वापस करना पड़ा, सुनना इसको, ये अजम्पशन है जस्ट, 10% पे अगर वो लोन वापस करना पड़ा तो गवर्नमेंट ने बोला कि 7% आप खुद करो, 3% गवर्नमेंट आपके लिए कर देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम है इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी गई कि अगर आपको लोन की रिपेमेंट 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर करनी पड़ी तो उसमें से 3% हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम आपके बिहाफ पे वापस कर देंगे, पर जो बाकी का बचा वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। अब जो नए कार्ड होल्डर होंगे उनको तो 2 लाख रुपए अभी भी दिए जा रहे हैं लोन की फॉर्म में और जो पुराने वाले हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और अगर लैंडिंग रेट केसीसी लोन का 7% है तो 2% का इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है। मैंने पहले बोल दिया था ये सपोज वाली कंडीशन है, 10 के साथ समझना इजी हो जाता है। तो अगर 7% के साथ ये 3 लाख का जो लोन लिया था वो वापस करना पड़ेगा, तो 2% सरकार ने बोला हुआ है कि एनुअली हम आपके बिहाफ पे वापस कर देंगे। तो ये सबवेंशन था। ये ऊपर लिख दिया मैंने पहले कि सपोज वाली कंडीशन है, तो सपोज हो वो आपने सीरियस नहीं लेनी होती, वो समझने के लिए होती है सिर्फ। डन। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सिर्फ एक आर्टिकल नहीं किया, इसमें 2-3 आर्टिकल आपके सम अप हो चुके हैं।